Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to my channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study the topic chemical bonding. This is topic number 5 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 11th, Chemical Bonding. The topics to be covered in this chapter are this: Introduction, Lewis approach to chemical bonding, steps to write Lewis-Dawes structures, formal charge, VSEPR theory, BBT theory, MOT, parameters of covalent bond, dipole moment and resonance. And today we are going to deal with the two topics. Those are introduction and Kozel and Lewis approach to chemical bonding. So these are the two topics we are going to deal with today. So let's begin with introduction. तो पहला है डेफिनेशन फॉर केमिकल बॉन्ड्स. केमिकल बॉन्ड्स मतलब क्या? जो फोर्स होते हैं जो दो एटम को साथ में होल्ड करके रखते हैं, उस फोर्स को कहते हैं केमिकल बॉन्ड. सो यू कैन डिफाइन इट एज द फोर्सेस होल्डिंग एटम्स टुगेदर इन अ कंपाउंड आर द केमिकल बॉन्ड्स. तो जो फोर्सेस जो दो एटम को एक कंपाउंड में साथ में रखते हैं, उस फोर्स को कहते हैं केमिकल बॉन्ड. अब केमिकल बॉन्ड बनाने के दो तरीके हैं. पहला, आप इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हो. तो कोई भी एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके केमिकल बॉन्ड बना सकता है, या फिर शेयर करके. तो सेकंड तरीका है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी दो एटम केमिकल बॉन्ड बना सकता है. तो पहला तरीका है कि एटम लूज कर दे इलेक्ट्रॉन पूरी तरह या फिर गेन कर ले दूसरे से, और दूसरा है कि शेयर कर ले, ना लूज करे ना गेन करे, बस शेयर कर ले दूसरे एटम के साथ और केमिकल बॉन्ड बना ले. कोई भी ये प्रोसेस हो, पहला वाला जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना, या दूसरा वाला प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे, दोनों प्रोसेस में एक्चुअली एटम करता क्या है? एटम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने की कोशिश करता है. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? तो हीलियम, आर्गॉन, नियॉन, जियोन, ये सब है नोबल गैसेस, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स. उनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं है. क्यों? क्योंकि उनके सारे शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं और उनके आउटर शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. द आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये नोबल गैस ना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, ना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, और वो एकदम स्टेबल होते हैं, इसलिए उन्हें इनर्ट कहते हैं. और ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए सारे एलिमेंट, सारे एटम्स अपना दो प्रोसेस करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन, लूज, या फिर शेयर. और ये सिर्फ होता है आउटर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाने के लिए, जिसे कहते हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लेना. Now the electrons present in outermost shell of atom are involved in formation of chemical bond. तो chemical bond बनाने के लिए एटम कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले शेल में प्रेजेंट है. तो हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस के बाद बहुत सारे शेल्स होते हैं. करेक्ट? के, एल, एम. ठीक है, तो उसमें से जो भी आउटर मोस्ट शेल होगा उस एटम का, ठीक है, जो भी आउटर मोस्ट शेल होगा उस शेल से ही सिर्फ एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या फिर गेन कर सकता है, या फिर शेयर कर सकता है. तो सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, इनर मोस्ट शेल्स को कुछ नहीं होता. तो आपको याद रखना है कि कोई भी एटम बॉन्ड बनाने के लिए सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करता है, और वो कब तक इन्वॉल्व करेगा? जब तक उसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ना हो जाए,
या फिर उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाए। और जब ऐसा हो जाएगा तब वो बना लेगा केमिकल बॉन्ड। अब हम मूव करते हैं कॉसेल एंड लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। इन्होंने कौन सा अप्रोच बताया था केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए? तो लेविस ने कहा था कि ईच एटम अचीव स्टेबल ऑक्टेट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ऑक्टेट मतलब 8। ठीक है। तो लेविस ने क्या कहा था कि कोई भी एटम केमिकल बॉन्ड बनाते वक्त अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करता है, मतलब वो स्टेबल ऑक्टेट बनाने की कोशिश करता है। तो कोई भी एटम हो, यदि उसको केमिकल बॉन्ड बनाना है तो क्यों बनाएगा? अपना स्टेबल ऑक्टेट पाने के लिए। स्टेबल ऑक्टेट मतलब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाने के लिए। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास एक एग्जांपल है। सपोज सोडियम और क्लोरीन दोनों भी साथ में आके क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड, वो नमक जो हम रोज खाते हैं। तो सोडियम एंड क्लोरीन क्या करते हैं? सोडियम एंड क्लोरीन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हैं कि वो लोग ऑक्टेट बना लें और वो स्टेबल कंपाउंड या मॉलिक्यूल बना लें। तो सोडियम क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो सोडियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बनाता है Na+। अब देखो उसका स्टेबल ऑक्टेट मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज 2 8। और उसके सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका स्टेबल ऑक्टेट हो गया। नेक्स्ट है Cl-, उसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में आप देख सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब Cl- ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लिया। अब ये दोनों आयंस Na+ और Cl- अब दोनों स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेंगे और वो दोनों एक दूसरे के पास में रहेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वो एक अट्रैक्शन होता है जो अपोजिट चार्ज आयन के बीच में होता है। एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन को जो अट्रैक्ट करके साथ में रखता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये Na+ और Cl- उसके वजह से एक दूसरे के पास में रहते हैं और बनाते हैं NaCl। तो कैसे बनता है? बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na टू Cl। अब दूसरे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जैसे H2, F2, Cl2, HCl। ये सब मॉलिक्यूल्स में ना इलेक्ट्रॉन गेन होता है ना इलेक्ट्रॉन लूज होता है। फिर ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है? बाय शेयरिंग। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है जैसे H2, F2, Cl2, HCl, ये सब बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हमने अभी पहले ही पढ़ा इंट्रोडक्शन में कि दो तरीका है आपका बॉन्ड बनाने का, या फिर आप इलेक्ट्रॉन लूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके जैसे NaCl बना रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करके जैसे H2, F2, Cl2, HCl बना रहे हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन दोनों भी एटम एक दूसरे का शेयर करके एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। कोई भी प्रोसेस हो, आइदर इलेक्ट्रॉन गेन और लूज या फिर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, दोनों प्रोसेस में एक बात याद रखना है, ये एटम मॉलिक्यूल बना रहे हैं क्योंकि उन्हें स्टेबल आउटर ऑक्टेट चाहिए, मतलब उन्हें अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और ये कंप्लीट करने के लिए, दैट इज ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये एटम साथ में आके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब है नेक्स्ट ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स का रूल। तो ऑक्टेट रूल एक्चुअली बेस्ड है नोबल गैसेस के ऊपर, क्योंकि नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है कि कोई भी नोबल गैस आप देख लो तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज Ns2Np6। S में 2 और P में 6, टोटल मेक्स इट 8 इलेक्ट्रॉन। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है 8 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में चाहिए। और ये ऑक्टेट रूल इसी पे बेस्ड है कि कोई भी एलिमेंट को यदि स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8, दैट इज इन इट्स वैलेंस शेयर। आउटर मोस्ट
ऑर्बिटल मतलब वैलेंस शेल, वो शेल जो एक्चुअली रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इनर जो भी शेल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज गेन कुछ भी नहीं कर सकते। जो आउटर वाला होता है, जो सबसे न्यूक्लियस से दूर होता है, वही इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर सकता है, और उसको कहते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए कोई भी एटम रिएक्शन करता है, या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसे कह सकते हैं। अब ये रूल ये स्टेट करता है दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, कोई भी केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के वक्त एटम लूजेस और एटम गेन्स और atom shares electron so that the outermost orbit should contain 8 इलेक्ट्रॉन। ये है आपका ऑक्टेट रूल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी केमिकल बॉन्ड, एटम कैन लूज और एटम कैन गेन और एटम कैन शेयर इलेक्ट्रॉन। Why? So that outermost orbit should contain 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब outermost वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए एटम कुछ भी कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या गेन कर सकता है, या फिर शेयर कर सकता है। इसका मतलब क्या कर रहा है एटम? एटम नियरेस्ट इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? इनर्ट गैस मतलब उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इनर्ट गैस जैसे आर्गॉन, नियॉन, जियॉन, ठीक है, ये सब इनर्ट गैस है, और ये सब के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त आप आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लिखने वाले हो। तो कोई भी एटम ये इनर्ट गैस को कॉपी करने के लिए और इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, क्योंकि साइंस विदाउट एक्सेप्शन इज नॉट देयर। तो यहाँ क्या एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन और हीलियम एटम सिर्फ ऐसे एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में से सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे एटम हैं जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो कितने इलेक्ट्रॉन पाने की कोशिश करते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे एटम हैं जो ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करते हैं, और वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो जाते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये हो जाता है हीलियम 1s2 और लिथियम। अब और क्यों हाइड्रोजन और लिथियम ऐसे करते हैं? क्योंकि उन्हें इनर्ट गैस हीलियम की तरह बनना होता है, क्योंकि यहाँ पे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। हीलियम एक एक्सेप्शन है सारे आपकी इनर्ट गैस में से, आर्गॉन, जियॉन, क्रिप्टॉन, ये सब में से हीलियम एक एक्सेप्शन है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और तो भी वो स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और हाइड्रोजन और लिथियम हीलियम का कॉपी करने के लिए और हीलियम की जैसे स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ना कि 8, और इसे कहते हैं डुप्लेट रूल। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल के लिए एक्सेप्शन क्या है? हाइड्रोजन एंड लिथियम, जो हीलियम को फॉलो करते हैं, और बाकी सारे एलिमेंट्स में आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ही वो स्टेबल है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द आयोनिक बॉन्ड। सो आयोनिक बॉन्ड होता क्या है? तो उसके लिए हमें समझना होगा फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl। तो ये वीडियो के बिगनिंग में ही हमने NaCl का फॉर्मेशन देखा था कि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो Na पॉजिटिव बनता है, फिर ये Cl नेगेटिव बनता है, दोनों साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थ्रू अटैच रहते हैं। बट ये होता क्यों है? अब ये होता इसलिए है कि आप देखोगे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप 11 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे तो ऐसा होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आप देख सकते हो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ऐसे लिख दो। सेकेंड शेल में दैट इज 2s2 एंड 2p6 में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 8 ऐसे लिख दो, और s में 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 3 में
3 शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 1 लिख दो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है 2 8 1। तो आप देख सकते हो सोडियम को यदि आपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। यदि उसने अपने आउटर मोस्ट शेल में से ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो बन जाएगा अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करने लगेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। अब हम Cl की बात करते हैं। Cl का एटॉमिक नंबर 17 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। और अब हम बात करें शेल की तो फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने लिख दिया 2। सेकेंड शेल में है 2 + 6 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन तो हमने लिख दिया 8। और थर्ड सब शेल में है 3 + 2 + 5 दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन तो हमने लिख दिया 7। तो अब आप देखोगे क्लोरीन को यदि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, करेक्ट। और उसके लिए आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। और सोडियम के लिए आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके और क्लोरीन वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लेते हैं अपना ऑक्टेट और हो जाते हैं स्टेबल। तो इसे कहते हैं, और ये क्यों होता है, क्योंकि सोडियम को चाहिए होता है नियॉन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8। नियॉन क्या है, इनर्ट गैस है, करेक्ट। तो अभी सोडियम को सबसे स्टेबल होने के लिए नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो सोडियम को स्टेबल होने के लिए नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, दैट इज उसको चाहिए 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए सोडियम लूज कर देता है 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए आर्गॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, क्योंकि आर्गॉन ही सबसे करीब है क्लोरीन के, दैट इज 2 8 8। और इसलिए क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है कि वो ऑक्टेट रूल फॉलो करे और स्टेबल हो जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सोडियम है 2 8 1, क्लोरीन है 2 8 7। अब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को तो वो बन जा रहा है Na+ दैट इज 2 8 एंड Cl- दैट इज 2 8 8। तो सोडियम ने पा लिया नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और Cl ने पा लिया आर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोनों ने ऑक्टेट रूल फॉलो कर लिया। अब Na+ और Cl- इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू एक दूसरे के पास में रहेंगे और बना लेंगे आयोनिक बॉन्ड दैट इज NaCl। और इस तरह से आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे ठीक से समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम डाला है। तो आप देख सकते हो ये Na है, स्टार्टिंग में ये देखो ये Na है। Na के पास देखो 3 शेल है, एक 1, ये सेकेंड शेल और ये थर्ड शेल। तो 1 शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल में 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब Cl के पास क्या है, Cl के पास भी 3 शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो 1, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। तो Na के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन Ca के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में दे रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से वो बन रहा है Na+, क्योंकि Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके प्रोटॉन के नंबर बढ़ जा रहे हैं, इसलिए वो पॉजिटिव साइन पा रहा है। और Cl में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो प्रोटॉन काउंट से एक्स्ट्रा है और इसलिए इसमें हो रहा है Cl-। अब ये दोनों पास में रह के बनाएंगे आयोनिक बॉन्ड। तो सेम थिंग आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड दैट इज CaCl2। तो कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। तो हम बात करें कैल्शियम की तो उसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल में कितना है, 2s2 एंड 2p6 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल में कितना है, 3s2 एंड 3p6 दैट इज अगेन 8 इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब कैल्शियम को यदि आपका
का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना है तो कैल्शियम को 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा 8 बनाने के लिए, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने से कैल्शियम को ईजी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, करेक्ट। अब हम Cl की बात करें तो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में इसे क्लोरीन के है 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके नेक्स्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन को यदि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना है या स्टेबल होना है तो उसे 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा या 1 इलेक्ट्रॉन गेन। और क्या आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो अब आप देख सकते हो Ca के पास, Ca को क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, और Cl को एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसलिए Ca के साथ 2 क्लोरीन आ जाता है। तो Ca क्या है 2882, क्लोरीन है 287, और उसके साइड में एक और क्लोरीन है 287। तो Ca क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे रहा है और अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे रहा है, और वो बन रहा है Ca2+। क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए उसके ऊपर आ रहा है 2+ साइड, और हर एक Cl बन रहा है Cl-, क्योंकि दोनों Cl एक एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं इसलिए वो सिर्फ Cl- है। तो अभी Cl- प्लस Ca2+ बना रहे हैं CaCl2, और इसे ऐसे भी लिख सकते हो Ca2+ Cl- ट्वाइस। तो आप यदि इस डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो तो देखो Ca के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने नहीं दे रहे हैं, और Cl के पास है 1 इलेक्ट्रॉन कम। तो Ca क्या कर रहा है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl को, ओके, और 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे रहा है, और उसके वजह से क्या हो रहा है, बन रहा है OCA2+, और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में अब है 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज स्टेबल है, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, और Cl इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बन रहा है Cl2-, क्योंकि 2 Cl है और दोनों पे एक एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो Cl2-, मतलब O एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद O भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन, और वो दो टुगेदर बन रहे हैं CaCl2। अब हम बात करते हैं आयोनिक सॉलिड्स एंड लैटाइज एंथैल्पी की। तो ionic solids are solids which contain cations and anions held together by ionic bond। तो ionic solids मतलब कौन से solids होते हैं, जिनमें cations जो इलेक्ट्रॉन लूज करके बनते हैं और anions जो इलेक्ट्रॉन गेन करके बनते हैं, ये दोनों साथ में रहते हैं ड्यू टू आयोनिक बॉन्ड, उसे कहते हैं आयोनिक सॉलिड। अब आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए आयंस कब वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेंगे, जब वो इजीली एक दूसरे को ऑक्टेट रूल प्रोवाइड कर पाएंगे। मतलब दोनों भी जो कैटायन है एनायन है, यदि दोनों भी ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पा पाए या फिर वो लोग ले पाए 8 इलेक्ट्रॉन, तब वो दोनों बना सकते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो, एक सपोज M है जो गैसियस स्टेट में है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बना रहा है M+, और X है जो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बना रहा है X-, मतलब M+ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और X- इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अभी M+ और X- दोनों पास में आके क्या बनाएंगे, MX गैस, जो फर्दर बन जाएगा सॉलिड। ठीक है, तो ये सब जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है वो होता है गैसियस स्टेट में। जब आपका कैटायन एनायन दोनों फॉर्म होते हैं, वो होते हैं गैसियस स्टेट में, और कैटायन एनायन साथ में आके बाद में बनाते हैं सॉलिड आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसके लिए होने के लिए आपको चाहिए, देखो जब वो, पहले मैं बताती हूँ, जब M इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब M इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें एक एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को बाहर लूज करने के लिए। ठीक है, और जब X इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे कहते हैं, उसको भी एक एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पहला वाला है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई भी एटम उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और जो भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
अब elements having low ionization enthalpy can readily form ionic bond with elements having high negative value of electron gain enthalpy. मतलब दो एक M प्लस और X माइनस को यदि आयोनिक कंपाउंड बनाना है तो M प्लस के पास लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होना चाहिए, ठीक है। M प्लस और X माइनस को यदि आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो M प्लस के पास क्या होना चाहिए, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और X माइनस के पास होना चाहिए हाई नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब यदि एक कैटायन और एनायन को साथ में आके आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो कैटायन के पास होना चाहिए लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एनायन के पास होना चाहिए हाई नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये कब होता है, सिर्फ गैसियस फेज में। मतलब आपका कैटायन और एनायन साथ में कब आ सकते हैं, जब वो दोनों भी गैस हों, ठीक है। और वो गैसियस स्टेट में ही बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड और बाद में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ ऑल आयोनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट हैव ईच कैटायन सराउंडेड बाय स्पेसिफिक नंबर ऑफ एनायन एंड वाइस वर्सा। मतलब आप यदि आयोनिक कंपाउंड की बात करें सॉलिड स्टेट में तो ये देखो, ये है एक आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में, दैट इज NaCl। तो NaCl एक्चुअली कोई भी आयोनिक कंपाउंड या NaCl की बात करें तो उसमें जो भी कैटायन होता है, कैटायन मतलब Na प्लस, देखो तो यहाँ पे देखो कैटायन Na प्लस एक फिक्स नंबर ऑफ एनायन से सराउंडेड है, दैट इज Cl माइनस। देखो 1 2 3 4, तो एक Na प्लस 4 Cl माइनस से सराउंडेड है। या फिर आप कह सकते हो, देखो यहाँ पे Cl माइनस है, एक Cl माइनस 4 Na प्लस से सराउंडेड है, 4 और यहाँ पे देखो 5 और यहाँ पे 6। तो एक्चुअली हर एक कैटायन और एनायन एक फिक्स नंबर के कैटायन या एनायन से हमेशा सराउंडेड होता है आयोनिक कंपाउंड में। आयोनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है कि हम NaCl की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक Na है और एक Cl है और दोनों साथ में आके NaCl बनाए, ऐसा नहीं होता। आयोनिक कंपाउंड में हमेशा याद रखना है हर एक कैटायन एक फिक्स नंबर ऑफ एनायन से सराउंडेड होता है और हर एक एनायन एक फिक्स नंबर ऑफ कैटायन से सराउंडेड होता है, और इस अरेंजमेंट से बनता है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्योंकि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड बनने के लिए एक फिक्स अरेंजमेंट चाहिए, ठीक है। फिक्स अरेंजमेंट मतलब क्या, एक क्लासरूम है, क्लासरूम में बेंचेस हैं लगे हुए, ठीक है। कोई भी बच्चा जाके कोई भी बेंच पे कैसे भी बैठ रहा है तो उसको फिक्स अरेंजमेंट नहीं कहेंगे। फिक्स अरेंजमेंट के लिए क्या चाहिए, हर एक बच्चा हर एक बेंच पे एक के पीछे एक बैठे, एक प्रॉपर लाइन में, एक प्रॉपर रो में, तभी वो फिक्स अरेंजमेंट होगा और तभी क्लासरूम एक प्रॉपर अरेंज्ड क्लासरूम दिखेगा। तो सेम थिंग एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए होता है। कोई भी सॉलिड को यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड बनना है तो कोई भी कैटायन एनायन कैसे भी जाके नहीं अपनी जगह ले सकता है, उसे एक फिक्स अरेंजमेंट चाहिए। फिक्स अरेंजमेंट मतलब हर एक कैटायन के बाजू में एक फिक्स नंबर ऑफ एनायन या फिर हर एक एनायन के बाजू में एक फिक्स नंबर ऑफ कैटायन एक प्रॉपर लाइन में अरेंज। तो आप देख सकते हो एक प्रॉपर लाइन में इस डायग्राम में भी अरेंज है कैटायन एनायंस, ऑल्टरनेट एक कैटायन एक एनायन और फिक्स प्रॉपरली एक रो में एक कॉलम में अरेंज्ड है, और तब ये बनाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये सारे कैटायन और एनायन साथ में क्यों रह पाते हैं, ड्यू टू कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स होता है, उसे कहते हैं कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस फोर्स को अट्रैक्शन की वजह से वो लोग इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक साथ रह पाते हैं और बनाते हैं आयोनिक सॉलिड। अब हमें कंसीडर करना है फॉर्मेशन ऑफ NaCl आयोनिक सॉलिड। तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनेगा Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा Cl माइनस। Na का आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 495.8 किलो जूल पर मोल। Cl माइनस का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -348.7 किलो जूल पर मोल। मतलब Na प्लस और Cl माइनस जब साथ में आके NaCl बनाएंगे तो आप 495.8 में से 348.7 माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज करते वक्त Na ने लूज किया है
और ये एनर्जी Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त कंज्यूम कर लिया है। तो जितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है Na, उस एनर्जी से ही Cl माइनस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले रहा है। और तब इसलिए आप 495.8 से -348.7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी बची, 147.7 किलो जूल पर मोल। मतलब NaCl मॉलिक्यूल बनने के बाद भी आपके पास इतनी एनर्जी बच जाती है। तो इसे कहते हैं NaCl जब गैस से NaCl जब सॉलिड बनता है तब वो इसमें से एनर्जी कंज्यूम करता है, क्योंकि गैस से सॉलिड बनने में भी NaCl को एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से आई, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच गई यहाँ पे उससे, दैट इज 147.7 किलो जूल पर मोल। और जब वो सॉलिड बन जाता है उसके बाद भी जो एनर्जी बचती है वो है -788 किलो जूल पर मोल। सो दिस रिलीज एनर्जी इज मच मोर देन एब्जॉर्ब एनर्जी। मतलब जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है ये पूरे रिएक्शन होने के बाद NaCl के साथ बनने के बाद NaCl बनने के बाद टोटली जो एनर्जी पूरी रिलीज हो रही है वो बहुत ज़्यादा है एब्जॉर्ब एनर्जी से। जो रिएक्शन होने के लिए जो एनर्जी लगा उससे बहुत ज़्यादा है। एंड द स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड कैन बी एस्टिमेटेड बाय नोइंग दिस एनर्जी रिलीज। आप कोई भी आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन का स्टडी करोगे तो जो भी एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी, यदि एनर्जी पूरा रिएक्शन होने के बाद भी जो एनर्जी आपके पास बच गई वो ज़्यादा अमाउंट में है, तो मतलब आपका आयोनिक सॉलिड स्टेबल है। यदि वो एनर्जी कम अमाउंट में है तो आपके आयोनिक कंपाउंड लेस स्टेबल है। ठीक है, और ये एक्सप्लेन करता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। नेक्स्ट है लैटाइस एंथैल्पी। सो व्हाट इज लैटाइस एंथैल्पी, जो रेड कलर में है वो डेफिनेशन है। लैटाइस एंथैल्पी ऑफ एन आयोनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 mole of solid ionic compound into its gaseous component। मतलब इसका मतलब क्या है, सपोज NaCl की बात करें तो अभी हमने देखा NaCl बनने के बाद हमारे पास कितनी एनर्जी बच रही है, -788 किलो जूल पर मोल। उसका मतलब क्या है, हमें लग रहा है 788 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी 1 मोल ऑफ NaCl को बनाने के लिए 1 मोल ऑफ Na प्लस एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस। मतलब लैटाइस एंथैल्पी क्या हो गया, जब भी कोई भी आयोनिक कंपाउंड को यदि आपको ब्रेक करना है उसके गैसियस स्टेट में, कैटायन और एनायन में, ठीक है, तो मैंने आपको 1 मोल ऑफ कोई भी आयोनिक सॉलिड दे दिया और आप उसे ब्रेक कर रहे हो 1 मोल ऑफ कैटायन के गैसियस स्टेट में, 1 मोल ऑफ एनायन के गैसियस स्टेट में, और जो एनर्जी आपको लग रही है उसे ब्रेक करने में उस एनर्जी को कहते हैं लैटाइस एंथैल्पी। तो लैटाइस एंथैल्पी मतलब क्या, जो एनर्जी लगती है 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड को ब्रेक करने में उसके कैटायन और एनायन में दोनों भी गैसियस स्टेट में होने चाहिए, उसे कहेंगे लैटाइस एंथैल्पी। अब लैटाइस एंथैल्पी फॉर सेम एनायन एंड डिफरेंट कैटायन की बात करें तो यहाँ पे देखो NaCl, ठीक है, एक कैटायन है एक एनायन है। अब हम डिफरेंट एनायंस और सेम एनायन और डिफरेंट कैटायन की बात करेंगे। मतलब हम लोग एनायन दैट इज नेगेटिव चार्ज को Cl ही कहा है, सारे एनायन हमने Cl ही लिया, और कैटायन हम लोग डिफरेंट ले ले, Al, Ca, Na, 3 डिफरेंट कैटायंस है और एनायन सेम है दैट इज क्लोरीन। तो कैटायंस हैविंग हायर चार्ज विल हैव हायर large lattice energy than compounds having cations with lower charge। मतलब इसका मतलब ये है जो भी कैटायन के पास दैट इज पॉजिटिव चार्ज के पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जो भी कैटायन के पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसके पास ज़्यादा लैटाइस एनर्जी लगेगी आपको उसे ब्रेक करने के लिए। ठीक है, आपको उसे कैटायन और एनायन में दो अलग अलग करने के लिए और दोनों को गैसियस स्टेट में रखने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू कैटायन और एनायन जिसके पास कैटायन के पास लो चार्ज है। तो देखो यहाँ पे Al के पास 3+ चार्ज है, ठीक है, ये होता है Al 3+। कैल्शियम के पास 2+ चार्ज है तो Ca 2+। सोडियम के पास 1+ चार्ज है तो Na 1+।
तो Al3+ हो गया, Ca2+ हो गया और Na1+ हो गया। तो Al के पास कितना चार्ज है 3 और Na के पास 1, मतलब इस कैटायन के पास दैट इज Al के पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो कैटायन के पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इधर ज़्यादा एनर्जी लगेगा आपको Al और Cl को ब्रेक करने के लिए और Al3+ और Cl- बनाने के लिए। बट NaCl में आपको बहुत कम एनर्जी लगेगा Na+ एंड Cl- बनाने के लिए। इसका मतलब ये है यदि कैटायन के पास ज़्यादा चार्ज है तो उसका लैटाइस एनर्जी भी ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ कैटायन की। तो जैसे जैसे साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज होता है लैटाइस एनर्जी इंक्रीज होता है। तो आप देखोगे लिथियम का साइज छोटा है और पोटेशियम का साइज बड़ा है। तो लिथियम का साइज छोटा होने के वजह से इसका लैटाइस एनर्जी ज़्यादा है और पोटेशियम का साइज बड़ा होने की वजह से उसके लैटाइस एनर्जी कम है। क्यों? क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से वो जो फ्लोरीन है उसका भी साइज छोटा है, तो दो छोटे वाले एटम्स साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं। बट पोटेशियम का साइज बड़ा है और फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो ये दोनों साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकते जितना स्ट्रॉन्ग ये दोनों बना सकते हैं। और इसलिए इन्हें ब्रेक करने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और इन्हें ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी लगेगी क्योंकि बॉन्ड वीक है। इसलिए जैसे जैसे कैटायन का साइज छोटा होगा आपकी लैटाइस एनर्जी बढ़ते जाएगी, दैट इज उनको सेपरेट करने के लिए जो भी एनर्जी लगेगी आपको बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। तो कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है? सो ये डेफिनेशन है द अट्रैक्टिव फोर्स विच एग्जिस्ट ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वर्ड याद रखो, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनिक बॉन्ड में होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन लूज, बट कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल मतलब साथ में शेयर करते हैं between two atoms of similar electronegativity or having small difference in electronegativity is called as covalent bond. तो कोवैलेंट बॉन्ड के लिए दो क्राइटेरिया है। पहला, म्यूचुअल शेयरिंग होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, दोनों भी एटम साथ में इक्वली शेयर करने चाहिए इलेक्ट्रॉन को, उसको कहेंगे म्यूचुअल शेयरिंग। और दूसरा, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए या फिर कम डिफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? देखो, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ही पूल करके रखना चाहते हैं, और कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं कि लो पूल करो। जैसे NaCl, Cl क्या कर रहा है? सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह अपने पास ही रख रहा है और Na दे भी रहा है कि ले लो। तो उसको हम ऐसे नहीं कह सकते, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, इसलिए हम इधर कह नहीं सकते हैं कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। बट कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो दोनों एटम्स रहेंगे उनका जो भी होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सेम होना चाहिए या बहुत ही कम फर्क होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें शेयरिंग हो सके इलेक्ट्रॉन का। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो एक एटम इलेक्ट्रॉन पूरी तरह अपने पास ही रखेगा और दूसरा एटम उसको इलेक्ट्रॉन दे भी देगा, तो उससे कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन पाएगा। इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए पहला कंडीशन है म्यूचुअल शेयरिंग और दूसरा कंडीशन है कि दो एटम्स के बीच में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। अब उसमें हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, दैट इज हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। तो उसके आउटर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। और हमने पहले ही स्टार्टिंग में देखा है कि हाइड्रोजन को यदि स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, सेम एज हीलियम। करेक्ट? हीलियम जो नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन पाना चाहता है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ना कि 8। और हाइड्रोजन फॉलो करता है डुप्लेट रूल। तो हाइड्रोजन को और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कंप्लीट और स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, दो अलग अलग हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में आते हैं एक प्रॉपर डिस्टेंस पे। ठीक है? तो दो अलग अलग हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ
यहाँ पे देख सकते हो आप, दो अलग अलग हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में आ रहे एक प्रॉपर डिस्टेंस पे, और फिर वो साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर करने लगे। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास भी है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इक्वली दोनों हाइड्रोजन को बिलोंग करता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का भी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का भी है, और इसके वजह से म्यूचुअल शेयरिंग के यहाँ पे वजह से बनता है H2 मॉलिक्यूल, और ये बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड को दिखाया भी जाता है सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि यहाँ पे एक एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन ईच। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, जिसमें हर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, इसलिए दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक प्रॉपर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे आते हैं, जिससे वो लोग इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाए, और दोनों भी शेयर करके बना देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और यह है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों भी एक एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ Cl2। अब Cl2, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यदि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कॉम्प्रेस फॉर्म में देखें तो होगा Ne3s2 3p5। अब क्लोरीन को अपना नोबल गैस आर्गॉन की जैसे बनना है, मतलब उसको क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए? आउटर शेल में 8, बट अभी उसके आउटर शेल में कितना है? 7। मतलब क्लोरीन को चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन कि वो आर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा पाए और ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर पाए। इसलिए दो अलग अलग क्लोरीन मॉलिक्यूल साथ में आते हैं और वो दोनों भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो अलग अलग क्लोरीन साथ में आ रहे हैं, जो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साथ में शेयर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे शेयरिंग यहाँ पे है, ये दो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों भी साथ में शेयर कर रहे हैं, जिससे दोनों का कंप्लीट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है 8 ड्यू टू शेयरिंग, और इसलिए वो बना रहे हैं Cl2। दोनों भी एक एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसलिए एक ही सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग दिखाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड बाय अ सिंगल लाइन, क्योंकि दोनों भी एक एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बनता है, और ये बना लेते हैं स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज आर्गॉन का। दैट इज दोनों के पास अब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों ने आर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लिया, दैट इज स्टेबल हो गए हैं, और इस तरह से बन जाता है Cl से Cl2। बट अब इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए? कोई भी यदि एटम को कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो उनके पास ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए। पहला, each bond is formed as a result of sharing of electron pair between two atoms। ठीक है, कभी भी बॉन्ड बनाना है तो दोनों एटम ने इक्वल शेयरिंग करना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो कोई भी दो एटम को यदि कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो उनको इक्वल शेयरिंग करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का। ऐसे नहीं कर सकते कि एक ही एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखे और दूसरे को कुछ ना दे, तो दोनों को इक्वल शेयरिंग करेंगे तभी बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा, when bond is formed, each combining atom contributes at least one electron to the shared pair। जब भी बॉन्ड बनेगा तो हर एक एटम को एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो देना ही पड़ेगा अपना शेयर्ड पेयर में, मतलब जो ऐसा एक इलेक्ट्रॉन जो दोनों एटम को बिलोंग करेगा, ऐसे हर एक एटम को एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तभी वो कोवैलेंट बॉन्ड बना पाएगा। Now the combining atoms attain the outer shell noble gas configuration by sharing of electron। और वो इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर कर पाते हैं कि वो लोग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज ऑक्टेट रूल वो लोग फॉलो कर पाए। और ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए कि आउटर मोस्ट शेल में उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो और वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर पाए, उसके लिए वो लोग इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। और ये समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है वाटर एंड CCl4 का। तो वाटर में क्या है? H2O। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, वाटर के आउटर मोस्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन ईच।
हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए और ऑक्सीजन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है और ये वाला हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है। तो हाइड्रोजन के पास आप देख सकते हो अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जिससे हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया और हाइड्रोजन ने पा लिया डुप्लेट। और ऑक्सीजन के पास अब टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, दैट इज टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन ने भी पा लिया ऑक्टेट और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों भी स्टेबल हो गए हैं डुप्लेट और ऑक्टेट पाके और बना लिया उन्होंने H2O। और इन दोनों के बीच में होगा सिंगल बॉन्ड क्योंकि दोनों भी एक दूसरे के साथ सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहे हैं। ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, याद रखो। भले ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है एक्चुअली, बट दोनों के साथ एक एक ही कर रहा है, इसलिए सिंगल बॉन्ड ही होगा। नेक्स्ट है CCl4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो हर एक क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन ईच। और कार्बन को कंप्लीट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन की। तो 4 क्लोरीन साथ में आते हैं, जो हर एक क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर रहा है। तो कार्बन के पास पहले भी 4 इलेक्ट्रॉन था, अब हर एक क्लोरीन दैट इज 4 क्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो 4 + 4 8, इसलिए कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन वो हर एक क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4, और वो हर एक क्लोरीन के साथ दैट इज 4 क्लोरीन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से क्लोरीन के पास भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। और इसलिए दोनों एटम ने कंप्लीट कर लिया ऑक्टेट और उन्होंने सिंगल बॉन्ड बना लिया है, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन हर एक के साथ एक एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। देखो ये कार्बन इस क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यही सेम कार्बन दूसरे क्लोरीन के साथ ही एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यही कार्बन तीसरे क्लोरीन के साथ भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और यही कार्बन चौथे क्लोरीन के साथ भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। इसलिए सारे सिंगल बॉन्ड्स ही हैं और वो बना रहे हैं CCl4। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड बनते कैसे हैं? जब 2 एटम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करने लग जाते हैं, तब वो बना लेते हैं मल्टीपल बॉन्ड। तो हर एक एटम सिर्फ यदि 2 एटम हैं साथ में और वो दोनों एक एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो वो बनाएंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके एग्जांपल्स अभी अभी हमने देखे H2O CCl4। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा एटम साथ में हैं और पर वो एक एक ही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, इसलिए वो लोग सिर्फ बना रहे थे सिंगल बॉन्ड। बट सपोज आपके पास 2 एटम्स हैं और दोनों 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं, तो बना देंगे डबल बॉन्ड। 2 एटम दोनों भी एक दूसरे का 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं, तो हो जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है इथिलीन, ठीक है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब सपोज आपके पास वापस 2 एटम है जो एक दूसरे के साथ 2 कंबाइनिंग एटम जो एक दूसरे के साथ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं। ये तीसरा केस है, ठीक है। 2 एटम जो एक दूसरे के साथ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे, तब वो बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल N2 गैस। तो यहाँ पे देखो 2 नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। दोनों नाइट्रोजन एटम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं। देखो ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, फिर ये भी नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो दोनों नाइट्रोजन एटम एक दूसरे के साथ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं, इसलिए वो लोग क्या बना रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड। अब CO2 की बात करें तो एक कार्बन पहले ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है और यही कार्बन दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, जिससे कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं और ऑक्सीजन के पास भी 8। बट वो लोग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं, इसलिए वो लोग बना रहे हैं डबल बॉन्ड। अब इसकी एसिटिलीन की बात करें, यहाँ पे भी ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, ये कार्बन भी इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, इसलिए वो लोग बना रहे हैं सिंगल बॉन्ड। बट कार्बन एक दूसरे के साथ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं। देखो 1
3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरा कार्बन भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और इसलिए वो लोग बना रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसलिए सिंगल बॉन्ड है, बट कार्बन कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसलिए वो ट्रिपल बॉन्ड है, और इस तरह से बनते हैं मल्टीपल bonds. And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and before departing, don't downgrade your dream to match your reality. Upgrade your faith to match your destiny. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.